अभी हम इस वक्त मौजूद हैं डीएम कार्यालय में, जहां पे उत्तर प्रदेश युवा व्यापार मंडल की तरफ से यहाँ पे मीटिंग रखी गई है। इनके क्या क्या मुद्दे हैं, इस मीटिंग में क्या क्या मुद्दे रखने वाले हैं, और जैसे कि इनकी हर मंथ में एक बार मीटिंग होती है, इनके कौन कौन से ऐसे मुद्दे ये रखे हैं जो अभी तक रिजॉल्व हो चुके हैं और कौन सा भी पेंडिंग है जिनको लेकर ये अभी भी उठाने वाले हैं। सर, आपका परिचय क्या रहेगा? मेरा नाम विकास जैन है। मैं प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश युवा व्यापार मंडल से हूँ और जिला संयोजक व्यापार प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी गौतम बुद्ध नगर से हूँ। जी, आपके आज मुद्दे क्या रहने वाले हैं व्यापारियों को लेके, और पिछली मीटिंग में जो आपने मुद्दे उठाए थे, कितने परसेंट तक आपके रिजॉल्व हो गए और अभी भी कितने पेंडिंग हैं? मैम देखिए, आज जो व्यापार बंधु की मीटिंग है हर महीने यहाँ होती है। पिछली बार हमारे 7 मुद्दे थे और 7 में से लगभग 5 मुद्दे हमारे रिजोल्व हो गए हैं, जिसमें मुख्यतः बंगेल बरोला जो एलिवेटेड रोड नीचे की रोड है उसमें गड्ढे थे जिससे एक्सीडेंट होने का डर था। डेली बाइक स्लिप हो रही थी, उसको डीएम मैडम और टीम द्वारा और अथॉरिटी द्वारा उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से ठीक करवाया गया है। पार्किंग की व्यवस्था के लिए जो नए डीसीपी सर आए उन्होंने व्यवस्था बनवाई है, जिससे जो चालान कट रहे थे उससे व्यापारियों को फायदा हुआ है, अब चालान नहीं कट रहे हैं। और बिजली विभाग के मुद्दे थे उनको भी इन्होंने रिजोल्व करवाया है। सेक्टर 115 में सड़क का मुद्दा था, जो डंपर से मिट्टी आती है उससे कीचड़ हो जाता था, तो वो भी डीएम मैडम ने टाइट करके उसको रिजोल्व कराया है। डिमांड व्यापारियों की बहुत सारी रहती है, मुख्यतः हमारी विद्युत, बिजली, सड़क, पानी और व्यापारियों की जीएसटी से संबंधित समस्याएं रहती है, जिसे हर महीने डीएम मैडम द्वारा रिजोल्व करवाया जाता है। हम संतुष्ट हैं कि हमारी जनप्रिय जिला अधिकारी है वो हमें सभी समस्याओं को सुनकर उनको आगे भेजती है और उस पर काम करने के लिए अपनी पूरी नजर रखती है और उस काम को पूरा करवा कर अगले महीने हमें उसकी रिपोर्ट मिल जाती है, जिसकी रिपोर्ट हमारे हाथ में भी है। जिस तरीके से पहले टूटी हुई सड़कें थी, इस बार ये सड़कें पूरी ठीक करवा दी गई हैं। काफी हद तक रिजॉल्व हो गई है। काफी हद तक रिजोल्व होता है और सारे काम यहाँ से, हमें नहीं लगता कि हमारा कोई काम ना होता है। फोन पे भी हमें पूरा रिस्पॉन्स दिया जाता है व्यापारियों को और उनके लिए हर समय डीएम मैडम तत्पर रहती हैं। इस पे जो आप कौन कौन से कैटेगरी के व्यापारी सम्मिलित रहते हैं, रेडी पट्टी वालों को भी आप इस पे ऐड करते हैं, सिर्फ एमएसएमई के रहते हैं? देखिए, इसमें ये जो व्यापार बंधु मीटिंग है इसमें रिटेलर, होलसेलर, रेडी पटरी वाले और जितने भी छोटे छोटे दुकानदार होते हैं उन सबको इसमें समायोजित किया जाता है। उनकी जितनी भी समस्याएं होती है, छोटी बड़ी, कोई पुलिस प्रशासन से, जीएसटी डिपार्टमेंट से, तो उन समस्याओं को रिजोल्यूशन कराकर मैम के द्वारा उनको जल्द से जल्द उस कार्यविधि में लाया जाता है। अभी आज की जो मीटिंग है, इसमें आप कौन कौन से मुद्दे रखने वाले हैं? देखिए, इसमें जो मेन मुद्दा है, एक तो जो ये स्मार्ट मीटर विद्युत विभाग द्वारा लगाए गए हैं, अन्य 60 लोगों की बिजली काट दी जाती है और बिल भरने के बाद भी अंधेरा छाया रहता है, तो ये एक बिल्कुल गलत है। पहले जनता को अपनी फेवर में लेकर इनको स्मार्ट मीटर को प्रीपेड में करना चाहिए था, ना कि इन्होंने बिना पूछे ही इसको पोस्टपेड से प्रीपेड में कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी जो दिक्कत का सामना आम आदमी को करना पड़ रहा है। दूसरा, सेक्टर 51 में होशियारपुर के अंदर नोएडा अथॉरिटी द्वारा कोई पार्किंग नहीं दी गई है, उसके बावजूद एक लाइन में गाड़ी खड़ी होती है तो ट्रैफिक विभाग द्वारा चालान काट दिए जाते हैं। 150 रुपए का कस्टमर सामान लेने आता है, तुरंत पुलिस वाले 2-3 हज़ार का चालान काट देते हैं। इससे ऑनलाइन को बढ़ावा मिल रहा है और हमारे जो परंपरागत नोएडा के बाजार है वो खत्म होते जा रहे हैं। हर आदमी ब्लिंकिट, जेप्टो से सामान मंगवाना चाहता है, उससे सस्ता और जल्दी आ जाता है। तो क्या सरकार की ये नीति है कि परंपरागत बाजारों को खत्म किया जाए और ऑनलाइन को बढ़ावा दिया जाए? तो इसके लिए हम विशेष तौर पर आज डीएम मैडम से बातचीत करेंगे। कुछ बड़े बड़े एरिया हैं, जैसे आप सेक्टर 18 देख लीजिए, वहाँ पे काफी ट्रैफिक रहता है, तो इन स्पॉट्स को भी आपने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है? हाँ मैम, हमारी काफ़ी बार बातचीत हुई है, मगर वहाँ पार्किंग की व्यवस्था दिन प्रतिदिन सुधरती जा रही है। बड़े व्हीकल को अंदर जाने से मना कर दिया है जो ट्रैफिक पुलिस ने, तो उससे वहाँ जाम की स्थिति नहीं रहती है। ठीक है, ओवरलोड भीड़ होने से थोड़ा ट्रैफिक स्लो होता है, मगर रुका हुआ ट्रैफिक कभी भी नहीं होता है। उन मुद्दों को आपने उठाया है इस पे? जैसे रेडी पट्टी वाले जो हैं, उनकी हमेशा शिकायत रहती है कि वहाँ पे कभी कभी जो पुलिस वाले टहलते हैं वो भी उनसे आते हैं, वसूली करते हैं, या तो वहाँ पे अथॉरिटी वाले इंटरवीन करते हैं, तो ये मुद्दे भी आप यहाँ पे रखते हैं? बिल्कुल रखे जाते हैं मैम। वेंडिंग जोन नोएडा अथॉरिटी द्वारा दिए गए हैं, रेडी वाले जहां मर्जी आती है। आप देखिए, बंगेल के पास जो सलारपुर है, वहां जो सर्विस रोड को छोड़ के मेन रोड पे वो रेडिया लगाते हैं। गलती उसमें रेडी वालों की ज्यादा होती है, ना कि पुलिस वालों की। देखिए, अन्य सृष्टि कोई भी गलत जगह खड़ी होगी तो उसको कहा जाएगा। उन्हें भी व्यवस्था में सरकार के और व्यापारियों के साथ देना चाहिए। वो दुकानों के आगे जहां हमारे करोड़ों रुपए लगे हुए हैं, उन दुकानों के आगे रेडी करके खड़ी करके अपना लाखों का व्यापार कर लेते हैं और हम लोग तो अंदर सूखे बैठे रह जाते हैं। तो उसमें मैं ज्यादातर गलती रेडी पटरी वालों की मानता हूँ। गंदगी भी करते हैं, रोड भी जाम करते हैं और व्यवस्था भी खराब करते हैं। जैसे रेडी पट्टी वालों का हमेशा रहता है कि हमें वेंडिंग जोन में जगह नहीं मिल रही है, उसकी
वजह से उनकी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा भी नहीं रहता, हमेशा ये शिकायत उनकी रहती है। तो उसमें आपकी तरफ से क्या सहयोग रहता है उनके लिए? मैम देखिए, जितने भी वेंडिंग जोन है वो प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट द्वारा चलाए जा रहे हैं और सबको टेंडर के द्वारा उनको वेंडिंग जोन में जगह दी जाती है। 100 में से 100 आदमियों को जगह नहीं मिल सकती। देखिए, रेडी पटरी वालों को भी समझना चाहिए कि आम जनता, जो दुकानदार, जो शोरूम करे हुए बैठे हैं, उनके भी करोड़ों रुपए लगे हैं, वहाँ 100 वर्कर लगे हुए हैं, तो वो कैसे काम करेंगे? उनको भी हमारा सपोर्ट करना चाहिए। हम लोग तो उनके सपोर्ट के लिए हमेशा अथॉरिटी से बातचीत करते ही हैं। तो छोटे-मोटे जो उद्योग हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो नए व्यापार शुरू करने वाले हैं, उनके लिए अगर कोई आप सजेशन देना चाहें? देखिए, हमारा विजन ऊंचा होना चाहिए। हमारा विजन ऐसा हो कि हमें आगे बढ़ना है। यदि हमारे विजन में दम होगा तो हम जरूर उस काम को आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए, जो युवा शक्ति होती है, जो सोच लेती है, वो करके दिखाती है। और हमारी डीएम भी युवा है, हमारे अधिकारी, हमारे विधायक सब युवा हैं। तो युवा शक्ति को जोर देने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए प्रशासन और सरकार का भी बहुत सहयोग मिलता है। सरकार की तरफ से लोन भी दिए जा रहे हैं। जो एमएसएमई में नए जो उद्यमी हैं, जो नया अपना ट्रेड करना चाह रहे हैं, उनको लोन भी दिए जा रहे हैं। तो युवा शक्ति अगर प्रेरणा उसकी मजबूत है तो वो बहुत आगे बढ़ने की शक्ति रखती है। सर से भी बात कर लेंगे हम। जैसे सर ने बताया कि ब्लिंकिट, ज़ोमैटो जब से ये ई प्लेटफॉर्म्स आ गए तो काफ़ी जो रोजगार है उन पे काफ़ी दिक्कतें आ रही है, लोग घर बैठे सामान मंगवाते हैं। तो उसके लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या है, ताकि आपका भी व्यापार जो है कहीं ना कहीं जैसा सुचारू रूप से पहले चल रहा था अभी भी चले? तो आप उसके लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या है अभी? देखिए, व्यापारियों को धीरे धीरे अपने आप को हाईटेक करना पड़ेगा। उन्हें अपने आसपास के एरियो में फ्री होम डिलीवरी, कुछ ऐड प्रॉपर ऐड करने पड़ेंगे, कुछ पब्लिक कैंपेन में उनको शामिल होना पड़ेगा, सोशल होना पड़ेगा। धीरे धीरे क्या होता है कि व्यापारी जब एक एरिया में जाएगा, वहाँ पे कुछ सोसाइटी के जो फंक्शंस होते हैं, मेले होते हैं। आजकल नोएडा में हाई राइज की बहुत डिमांड है, ऑलरेडी हाई राइज बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे हर त्योहार के, हर चीज़ के मेले लगते हैं। वहाँ पे अगर व्यापारी अपनी स्टॉल लगाएगा तो व्यापारी को उससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और धीरे धीरे मतलब कि हमारी कोशिश ये रहती है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें कि आप ऑनलाइन पे ना जाएं, आप उसमें रहें, आप पारंपरिक बाजारों को ना ख़त्म करें। क्योंकि आपको एट ए टाइम, अगर सपोज करिए आपको अभी एट ए टाइम कोई कपड़ा खरीदना है, तो आपका किसी ब्लिंकिट से, किसी अमेजन से, फ्लिपकार्ट से एट ए टाइम डिलीवरी नहीं हो पाएगी आपकी। आपको परंपरागत बाजार पर जाना पड़ेगा। अगर आपके बाजार में अगर वहाँ आप जाएंगे ही नहीं तो वहाँ दुकानें बंद हो जाएंगी धीरे धीरे। तो इसमें आपका भी बेनिफिट है, सभी का बेनिफिट है। तो इसमें जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक स्ट्रेटजी अपनाते हैं, वो टाइम टाइम पे उस पे ऑफर्स निकालते रहते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो ऑफलाइन वाली मार्केट है, जो परंपरागत मार्केट है, उनका रोजगार कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। तो उसके लिए आपकी साइड से क्या ऐसी स्ट्रेटजी रहेगी ताकि ग्राहक खुद आकर्षित होकर आपके पास आए और मार्केट जो पहले चल रहा था? क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि अगर किसी को कितना भी छोटा सामान चाहिए, बड़ा सामान चाहिए, ऑनलाइन ऑर्डर किया, घर पे आ गया, तो कहीं ना कहीं उनको मार्केट भी नहीं जाना पड़ रहा। बिजी शेड्यूल है, हाँ बिजी शेड्यूल है। तो उसके लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे कि अगर ऑनलाइन का वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो ऑफलाइन पे वो कैसे फिर से कन्वर्ट करें, उसके लिए आप क्या कहेंगे? ऑनलाइन बहुत बड़ा घातक हथियार है। ऑनलाइन में आप देखेंगे 90% आइटम फर्जी हैं, फेक आइटम है, डुप्लीकेट आइटम है। कोई भी कंपनी डायरेक्ट अगर उस पर वो कर रही है, अगर प्लेस कर रही है अपने ऑर्डर, तो समझ में आता है। लेकिन किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, किसी शॉपकीपर के थ्रू वो लिया जा रहा है, तो वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ऑथेंटिकेशन ब्रीफ नहीं करता है। जब आप ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, अभी मिलने वाले ने 5 लीटर हार्पिक की बोतल मंगवा ली, बाजार में 750 की है, उन्होंने 495 रुपये की दी। जब उसको खोला तो उसके अंदर नीले रंग का पानी निकला है, जो हार्पिक है नहीं, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, पानी के अंदर कोई ब्लू कलर मिला रखा है, वो दिया है। तो इस तरीके से तो वो 10 गुना ज़्यादा नुकसान है। जब तक ऑनलाइन हम व्यापार वाले ये नकली माल बेचेंगे, तब तक रिटेलर कभी भी अपने व्यापार को सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्योंकि आम आदमी चाहता है कि हमें अच्छी चीज़ मिले, मगर वो जल्दबाजी के चक्कर में ऑनलाइन के थ्रू नकली चीज़ें लेता है और एक बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस पे रिफंड सर्विस भी रहती है। जैसे अगर ऑनलाइन रहता है, कुछ ऐसा डिफेक्टिव प्रोडक्ट आ जाता है तो इजीली जितनी भी चीज़ें डुप्लीकेट आती हैं वो रिटर्न होती ही नहीं है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, उसके ऊपर लिखा था नो रिफंड नो रिटर्न। तो जो आइटम है वो गलत बेचते हैं, उनके पहले जो कंडीशन लिखी होती है, ये रिटर्न नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा। तो उस तरीके से कस्टमर फंस के रह जाता है, जल्दबाजी में उसको मंगवाना पड़ता है। टाइम किसी के पास है ही नहीं, हर आदमी जल्दी में है। और सबसे बड़ी बात, जो प्रशासन द्वारा पार्किंग नोएडा में नहीं है, वो सबसे बड़ी समस्या है ऑनलाइन को बढ़ावा देने के लिए और बाजारों को खत्म करने के लिए। तो मैं तो यही सरकार से एक डिमांड करता हूँ कि हमारे बाजारों को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक व्यवस्थित पार्किंग दे, चाहे वो नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, हमारे ट्रांसपोर्टर हो, उन सबको इतनी सुविधाएं दें कि हमारे माल जल्दी पहुँचे। हम डिस्काउंट कहाँ से दें? आप डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, वो डिस्काउंट वो देते हैं, वो हजारों चीजें एक साथ खरीद लेता है। रिटेलर तो 4 पीस खरीद पाएगा ना, उसकी जो कॉस्टिंग है वो बहुत कम होती है। कॉस्टिंग कम होने से वो सस्ता बेच देता है और उससे हजारों लोग लेने वाले हैं। रिटेलर से तो 10 आदमी 15 आदमी उस मोहल्ले के लोग आएंगे। तो ये
एक बहुत बड़ी समस्या है, गैप है, प्राइस गैप है। आज आप ऑनलाइन किसी भी शैम्पू को देख लीजिए, 1200 रुपये MRP है, 400 रुपये का 1 किलो दे रहे हैं। तो क्या वो ओरिजिनल होगा? मुझे तो नहीं लगता है। या कंपनी की या तो 1200 की वो चीज़ ही नहीं है, MRP गलत है। अगर वो 400 का दे रहा तो 100% वो डुप्लीकेट होगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। हम यही चाहते हैं कि हमारा व्यापार फले फूले, हमारे व्यापारी सुरक्षित रहें, उनके परिवार सुरक्षित रहें। आज उनके बच्चों के स्कूल की फीस भरनी मुश्किल है। जो रिटेलर बाजार में दुकान करे हुए बैठे हैं, वो कहाँ से लाखों रुपये का खर्चा भरें और फिर अपने बच्चों की फीस भरें? काम सारा ऑनलाइन ठप कर दिया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम इनसे भी बात करेंगे, जैसे कि ये मीटिंग्स में इनका क्या रोल रहेगा, इनके कौन कौन से मुद्दे हैं जो ये DMM के सामने रखने वाले हैं। सर, परिचय क्या रहेगा आपका? ग्रेट नोएडा अध्यक्ष सचिन गोयल, व्यापार मंडल से। जी सर, यहाँ जो आज मीटिंग होने वाली है, इस पे आप भागीदारी लेने वाले हैं। आपके क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस पर? मुद्दे मैम, एक तो ये ट्रैफिक का बहुत बड़ा मुद्दा है। एक रेडी पटरी ठेली वालों ने पूरा रोड जाम कर रखा है। चारों तरफ रेडी ठेली इतनी हो गई है कि आम आदमी को निकलना मुश्किल हो गया है। एक हर बाजार में पार्किंग की सुविधा नहीं है। लोग अपने बाजार में शॉपिंग करने आते हैं या परचेजिंग करने आते हैं तो गाड़ियाँ लगाते हैं रोड पे, तो पुलिस वाले उनका चालान निकाल लेते हैं। तो इस पे काफ़ी मतलब चिंताजनक अभी स्थिति बनी हुई है, खासकर व्यापारियों के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको इस पे असुविधा भी होती है और आपका व्यापार भी कहीं ना बहुत डिस्टर्बेंस होती है। पहले काम नहीं है, ऊपर से इतने बड़े बड़े चालान हो रहे हैं। पुलिस वाले और अथॉरिटी का आपस में सामंजस्य नहीं है, तो सब आम आदमी परेशान है। तो यहाँ से जो आपकी मीटिंग होने वाली है, जो आप मुद्दे उठाते हैं, लगातार हर महीने आपकी मीटिंग होती है, तो यहाँ से क्या आश्वासन मिलता है? जो आपके मुद्दे रहते हैं, कितने % तक आपके रिजॉल्व हो जाते हैं? कुछ मुद्दों पे तो DMM हैंड टू हैंड सॉल्यूशन कर देती है और कुछ लिखित में उनसे आगे की तारीखें ले ली जाती हैं। कुछ में 2 मीटिंग 3 बार में लगभग सॉल्यूशन हो जाता है। धन्यवाद मैम। जैसे कि अभी आपकी मीटिंग होने वाली है DMM के साथ में, और जैसे कि लगातार आपकी हर महीने होती है, हर महीने आप मुद्दे उठाते हैं यहाँ पे व्यापारियों से लेके क्या क्या उनको दिक्कतें आ रही हैं, तो आज के ऐसे कौन कौन से हाईलाइट्स मुद्दे हैं जो आप मैम के सामने रखने वाली हैं, और हमारी जो दर्शक है, जो नए उद्योग हैं, उनको क्या क्या आप सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, व्यापार मंडल का उद्देश्य तो आपको पता है। ये सब व्यापारी, जब तक इकोनॉमिक्स हमारा स्ट्रांग नहीं होगा तो भारत कैसे सशक्त होगा। सुविधाएं जो व्यापारियों को मिलना चाहिए, जैसे वॉशरूम हो गया, रोड हो गया, आपकी मतलब जितने भी पार्किंग के भी इश्यूज होते हैं, और क्या कहते हैं, जो गवर्नमेंट ने जो लोन दिया, मतलब लोन की स्कीम्स की सुविधाएं दी हैं, व्यापारियों को भी नहीं मिल पाती है। उनको पता ही नहीं होता कि कहाँ पे जाके ऑपरेट करें। मैं चाहती हूँ कि जैसे एक बहुत बड़ी संख्या है तो वहाँ पे एक छोटे छोटे से ऑफिस हो, जहाँ पे आयुष्मान कार्ड, लेबर कार्ड, MSME लोन की सुविधाएं ऐसी मिलनी चाहिए। जैसे अभी MSME लोन का अभी भी हमारे जो उद्योग मिनिस्टर हैं राकेश अचान जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस पर भी उन्होंने काफ़ी संज्ञान लिया था। जितने भी बैंकर्स थे उनको भी काफ़ी उन्होंने समझाया था, टाइट किया था कि क्यों आप अननेसेसरी जो फॉर्म्स है रिजेक्ट करते हैं। ये जब MSME उद्योगपतियों के लिए, खासकर जो नए व्यापारी हैं, जो नए उद्योग शुरू करना चाहते हैं, जिनको 20 लाख तक का लोन मिल जाता है बिना किसी जमानत के, तो उस पर आप लोग क्यों डिले करते हैं, क्यों नहीं देते हैं उसको? तो क्या आप लोग इसके लिए उनको अवेयर करते हैं जो आपके साथ जुड़े होते हैं? जी, हम सबको बताते हैं। देखिए, आप तो 20 लाख कह रहे हैं, 1 करोड़ तक का भी स्कीम है। अच्छा। जैसे जिसको मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करवाना है, किसी के पास अगर खेत है तो मशरूम उत्पादन, आपका अलग अलग चीज़ों में स्कीम्स निकली हुई है, तो ये सुविधाएं लोगों तक पहुंच नहीं रही है, जो गवर्नमेंट ने लागू किया गया है, जो दूसरे लोग उठा जाते हैं और हमारे हिंदुत्व को मिलता नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि सबके पास, जब तक हम बोर्ड ना लगाएं, ऑफिस, छोटे छोटे ऑफिस ना रखे, और खासकर तो रोड है ना, मेंटेनेंस होनी चाहिए, और शौचालय होनी चाहिए, उसकी भी मेंटेनेंस होनी चाहिए। अपने प्रशासन ही है जो साथ दे सकते हैं हमारे लिए। कितना सेटिस्फाइड रहते हैं मैम के सामने जो आप मुद्दे उठाते हैं? कितने % तक रिजॉल्व हो जाते हैं? देखिए, बहुत सारी चीज़ें तो रिजॉल्व हो जाती है। जब से हमारी मैम आई हुई है तब से मैम का बहुत सपोर्ट रहता है, तभी तो हम आ पाते हैं। अदरवाइज पहले के प्रशासन में सुनते कहाँ थे जी, अब तो सुनते हैं, एटलीस्ट उसका रिजॉल्व तो होता है। आपका यहाँ पे क्या पोजीशन है युवा व्यापार मंडल में आपका? जी, मैं व्यापार मंडल की सदस्य हूँ। मैं भाजपा की जिला कार्यकारिणी सदस्य हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि सुना आपने, लगातार जो इनकी समस्याएं हैं रिजॉल्व भी होती हैं और कुछ समस्याएं हैं जो लगातार बनी हुई है, जैसे अब ट्रैफिक की समस्या हो गई, रोड की समस्या हो गई। फिलहाल इन मुद्दों पे अभी ये लोग बात करेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि इनकी और कितनी ऐसी हाईलाइट्स मुद्दे हैं जो लगातार बने रहते हैं। हर महीने इनकी मीटिंग्स ली जाती है यहाँ पे, हर महीने इनके नए नए मुद्दे निकल के आते हैं और उन पे ये काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड भी रहते हैं इनके जो भी मुद्दे होते हैं। बने रहिए मेरे साथ, मैं अनन्या ठाकुर, कैमरा पर्सन सोलंकी के साथ।